ओके। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस का पार्ट नंबर 1 बाई गौतम कुमार। ये मैं हूँ। तो देखो, मैंने इससे पहले अब तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के जो भी थे मैंने लेक्चर अपलोड किए थे। तो अब वो लेक्चर वहीं तक रहेगा। अब मैं उसके बाद जनरल साइंस का लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। जैसे उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आए थे, उसी तरीके से अब जनरल साइंस में भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, आइए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें भी कुछ बताइए। चाहे आप जाके वीडियो पर कमेंट करें या फिर लाइक करें या फिर कुछ भी करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला एनालिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एनालिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनालिडा ग्रुप में आते हैं जोंक और केचुआ। कौन आते हैं? जोंक और केचुआ, ये दोनों एनालिडा ग्रुप में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपीडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है ना। मतलब कि वैसे जीव इसमें आते हैं जो कि हमें काटते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप में आता है घोंघा और सीप। कौन कौन सा आता है? मोलस्का ग्रुप में वैसे चीज़ आते हैं जो कि एक के खोली में होते हैं, जो कि एक खोली में होते हैं। जैसे कि घोंघा का भी एक पूरा शेल होता है, सीप का भी एक पूरा शेल होता है। मतलब ये दोनों एक पूरी तरीके से एक शेल में बंद होता है। तो वैसे सारे जीव जो कि एक शेल में बंद होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोलस्का ग्रुप। क्या बोलते हैं? मोलस्का ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो मोलस्का ग्रुप में आते हैं घोंघा आता है और सीपी आता है, मतलब सीप के बारे में बोल रहा है। आगे ठीक है। इकाइडोनोमेटा ग्रुप में कौन कौन सा जंतु आता है, आप मुझे बताइए। इकाइडोनोमेटा ग्रुप में कौन कौन सा जंतु आता है। तो इकाइडोनोमेटा ग्रुप में आपका स्टार फिश आ जाता है और ब्रिटल फिश आ जाता है। कौन कौन आता है? स्टार फिश और ब्रिटल फिश आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, चलिए तो आप मुझे बताइए कि मनुष्य का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। चलिए बताइए, मनुष्य का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। तो जो मनुष्य का पाचन है ना, हमारे मुंह से शुरू होता है, हमारे पेट से नहीं शुरू होता है। जो मनुष्य का पाचन होता है ना, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा मुंह में स्टार्च पचना शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से स्टार्च का पचना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिराएँ कौन सा रक्त प्रवाहित करती हैं। शिराएँ जो हैं कौन सा रक्त प्रवाहित करती हैं। ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। शिराएँ जो हैं अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं और ये हमारे बॉडी के अशुद्ध रक्त को लेके हमारे दिल के पास जाती हैं और दिल इसे फिल्टर कर देता है। आगे धमनी कौन सा रक्त प्रवाहित करती है। धमनी मतलब कि धमनियाँ कौन सा रक्त प्रवाहित करती है। तो जो धमनियाँ हैं वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। ये वैसे देखो, ये सब का सब एक्चुअल में नस ही है। ठीक है ना। शिराएँ बोलो, धमनी बोलो, बस केवल नाम अलग है। हम लोग लोकल बोलचाल भाषा में इसे नस बोलते हैं। तो धमनी है, ये शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। मतलब कि ये वैसे ट्यूब होते हैं ना जो कि सीधे हमारे दिल के अंदर से निकले होते हैं। ये अशुद्ध रक्त को अपने अंदर लेता है और रक्त को फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मतलब कि कौन कौन से जो विटामिन है ना जो जल में पूरी तरीके से घुल जाता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी पूरे तरीके से जल में घुलनशील होता है। आगे, सोडियम का क्या काम है। मतलब कि सोडियम क्या कार्य करता है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो एक तो सोडियम धातु होता है जिसके बारे में हम लोग को सबको पता होता है। ये थोड़ा उससे अलग है लेकिन नाम वही है, काम थोड़ा सा अलग है। तो देखो, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि जो हमारा बॉडी है ना, हमारे बॉडी में यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये जो सोडियम है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है सोडियम। इसीलिए जब किसी को दस्त लगता है ना तो उसे डॉक्टर बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल पियो, बोलता है पीने के लिए, तो उसमें सोडियम होता है। आगे अगला है पोटेशियम का क्या कार्य है। अब मुझे बताइए कि इससे पहले तो हमने सोडियम को बारे में देखा, अब बताइए कि पोटेशियम का क्या कार्य है। पोटेशियम भाई कौन कौन से काम में आता है, जल्दी बताओ। तो ये जो है
ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के कार्य को संचालित करता है। मतलब कि हमारा दिल सही तरीके से धड़क रहा है कि नहीं, अगर धड़क रहा है तो क्या वो सही तरीके से खून को साफ कर रहा है कि नहीं, और अगर खून साफ कर रहा है तो क्या साफ करने के बाद हमारे नसों में, हमारी नाड़ियों में सही तरीके से खून का प्रवाह हो रहा है कि नहीं। ये सारा काम पोटेशियम का है, सारा काम को पोटेशियम देखता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखो ग्लूकोज हर किसी के अंदर होता है, जो भी बॉडी है उस सब बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। तो ये अगर हमारा बॉडी है, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है अगर वो बिना ऑक्सीजन के साथ हमारा मांसपेशियों के साथ अभिक्रिया कर लिया तो करने के बाद वो लैक्टिक एसिड बना देता है। तो देखो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हम लोग थक जाते हैं। जो लोग दौड़ते हैं वो लोग इस बात को समझते होंगे, जो दौड़ते हैं ना उनके मांसपेशियों में खिंचा हुआ था वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो लोग बहुत जल्दी इसलिए थक जाते हैं ना क्योंकि उनके शरीर में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उससे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, और जब हम दौड़ने का रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लैक्टिक एसिड नहीं बनाता है, इसलिए हम लोग जल्दी नहीं थकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना जाता है। तो देखो यहाँ ग्लूकोज है जो कि हमारे मांसपेशियों से अभिक्रिया कर रहा था और लैक्टिक एसिड बना ले रहा था। अब ये थोड़ा शरीर के बाहर आ जाते हैं, अब वो यही ग्लूकोज है, ठीक ना। अब ये बैक्टीरिया से रिएक्शन कर लेगा या फिर यीस्ट से, मतलब कि फफूंदी से रिएक्शन कर लेगा। अब ये उन दोनों से अभिक्रिया करके ये बना लेता है इथाइल अल्कोहल। जो लोग शराब बनाते हैं ना वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। वो लोग ग्लूकोज ले आते हैं या फिर बैक्टीरिया ले आते हैं या फिर यीस्ट ले आते हैं। बैक्टीरिया या यीस्ट में वो लोग ग्लूकोज डाल देते हैं तो उससे इथाइल अल्कोहल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है। ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो देखो अब जब ग्लूकोज जब हमारे शरीर में है और जब ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है तो रिएक्शन करके भाई कुछ तो बनेगा। जब रिएक्शन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो रिएक्शन कर रहा था तो लैक्टिक एसिड बन रहा था। अब जब ऑक्सीजन मिल गया तब क्या बनेगा। तो जब ऑक्सीजन मिल जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बना देता है। आगे चलते हैं। एनालिडा में यहाँ पर में होगा एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा किया जाता है। एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा किया जाता है। तो एनालिडा में उत्सर्जन जो नेफ्रिडिया के द्वारा किया जाता है। एनालिडा में जो उत्सर्जन होता है वो नेफ्रिडिया की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए कि मूत्र का पीएच मान क्या है। मूत्र का पीएच मान क्या है। तो जो हमारा मूत्र होता है ना इसका पीएच मान 6 होता है। क्या होता है, हमारा मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, और अगला ये बोलता है कि हमारा अगला बोल रहा है कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। तो देखो हमारे बॉडी में 2 तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि या दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो इन दोनों का अपना अलग अलग तरीके का काम होता है, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन होता है अग्नाशय, ठीक ना। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है, मतलब कि ये अग्नाशय एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। मतलब हार्मोन का सेक्रेशन इसके अग्नाशय के अंदर भी हो जाता है और अग्नाशय के बाहर भी हो जाता है। बेसिकली अंतः और बाह्यस्रावी का मतलब ये होता है ना जहाँ की हार्मोन का सेक्रेशन जब अंदर होता है तो उसे अंतःस्रावी बोलते हैं, जब हार्मोन्स का सेक्रेशन जब बाहर होता है तो उसे बाह्यस्रावी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अग्नाशय एक ऐसा कॉमन ऐसा ग्लैंड है, ठीक ना। ये एक ऐसा बॉडी का पार्ट है ना जहाँ पे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के स्राव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखो जो पीयूष ग्रंथि होता है या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या है। तो देखो होता क्या है ना कि स्प्रिंग
वो स्पायरल होता है, उसको पकड़ खींचते हैं तो फैल जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो फिर से वो अपने पोजीशन में वापस चला जाता है, ठीक ना। तो जो हम खींचने के बाद छोड़ते हैं तो उसमें जो फोर्स कार्य करता है ना, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल, जो कि उसे अपने पुराने शेप में वापस ले आता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं प्रत्यायन बल। आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? बताइए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है ना, वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो बताइए, पेट्रोलियम को तो हम लोग जमीन के नीचे से ही निकालते हैं। अब पेट्रोलियम तो हमें कहीं बहता तो मिलता नहीं है, उसके लिए पेट्रोलियम निकालने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है, और ये चट्टानों के बीच में फंसा होता है। तो ये किस प्रकार के चट्टानों के बीच में फंसा होता है? तो जो पेट्रोलियम है ना, ये अवसादी चट्टानों के बीच में फंसा होता है, मतलब इग्निशियस रॉक के बीच में हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। अवसादी चट्टान बोली या फिर इग्निशियस रॉक बोली, दोनों सेम ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी हवा भरी जाती है? ठीक है, जो उड़ने वाला जो बलून होता है, ठीक है ना, जो कि हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखने को हमेशा मिलता है कि लोग झंडा भी खरीदते हैं, जो लोग झंडा बेचता है वो लोग बलून भी बेचते हैं, वो उड़ता रहता है, ठीक ना। तो उसमें हम लोग कौन सी हवा भरते हैं कि जिसकी वजह से वो बलून उड़ता रहता है? तो उसमें हम लोग हीलियम डालते हैं, जिसकी वजह से वो बलून उड़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए, डीडीटी एक तरीके का कीटनाशक है। इसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। हमारे खेतों में हमेशा से हमारे फसलों में कीट लग जाते हैं, तो हम लोग डीडीटी का छिड़काव करते हैं, जिससे जितने भी अनवांटेड जो कीट होते हैं ना, वो मर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है एथेनॉल। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब कि ये शराब के बारे में बोल रहा है। ये शराब, जब जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उससे उसको कौन सा हानि होता है, या फिर उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो लोग शराब पीता है ना, उसका यकृत, उसका लीवर खराब हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि भाई जो लोग दारू ज़्यादा पीता है उसका लीवर खराब हो जाता है, तो ये वही है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इथेनॉल या फिर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लीवर है ना, वो लीवर को ख़राब कर देता है। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? तो देखो, हमारे पास जो अभी के समय में बहुत सारे अम्ल हैं, है ना, बहुत सारे एसिड हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन सबों में सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सबसे कॉमन रूप में क्या पाया जाता है? तो जो सबसे कॉमन रूप में पाया जाने वाली चीज़ है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हर तरीके के अम्ल में, चाहे अम्ल कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। उसमें कोई और चीज़ हो चाहे ना हो, लेकिन बिना हाइड्रोजन के अम्ल बन ही नहीं सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन है ना सबसे कॉमन चीज़ है, जो हाइड्रोजन सबसे कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। आग लगने पर फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो देखो, जनरली होता क्या है कि अगर आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा तो दीपावली के समय में देखो, जब पहले शक्तिमान आता था ना, तो शक्तिमान हमें हमेशा बताता था कि दीपावली के समय में हमें हमेशा अपने सामान्य कपड़ा पहनना चाहिए, कीमती वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कीमती वस्त्र इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो सूते से नहीं बने होते हैं, वो पॉलिस्टर से बने होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। और उनमें अगर एक भी तितकी लग जाए तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वो उसमें छेद हो जाता है। अगर हम सूती वस्त्र धारण करते हैं, मतलब कि सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो भाई सूती कपड़ा में तुम आग भी लगा दो तो भाई ढंग से इसमें आग भी नहीं लगता है। सूती कपड़ा का ये हाल हुआ पड़ा है। तो इसीलिए जो लोग बहुत गर्म जगह पर काम करते हैं, या फिर जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उन्हें सूती कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि सूती कपड़े बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और भाई इसमें आग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। और जो पॉलिस्टर के जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो उसमें बहुत जल्दी आग लगता है भाई। इसीलिए लोग मना करता है कि भाई पॉलिस्टर का कपड़ा पहन के भाई आतिशबाजी मत करो। शक्तिमान हमें मना करता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई लोग, तो ठीक है, ये चीज़ तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम इसके बारे में अब आपको क्या बोले। अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें आप बताइए, बुरे लगते हैं फिर भी बताइए। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। आप हम साथ बने रहिए। बाय बाय।